गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जैसे लेमार्किज्म डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की पहली थ्योरी लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म को आज थोड़ा सा दोबारा भी देखेंगे और देन आगे अनदर थ्योरी में जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे लेमार्किज्म के हवाले से हमने पढ़ा था कि उसकी जो 3 पॉइंट्स हैं ना, तो नंबर 1 पॉइंट जैसे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट है। तो हमने ये देखा था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से। तो लेमार्किज्म के हवाले से हमने सबसे पहले इफेक्ट ऑफ, पहली पॉइंट थी लेमार्किज्म की, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट तो कभी भी कांस्टेंट या परमानेंट नहीं होता है, कभी कभार एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती है, इन चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है कि न्यू नीड्स हो जाती है वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टरिस्टिक अक्वायर करते हैं और यही देन न्यू कैरेक्टरिस्टिक उस चेंज सिचुएशन में अपनी ज़रूरियात है, जैसे फूड हैबिट है या फिजियोलॉजी है या शेल्टर सीकिंग है, ऐसी अपनी जो ज़रूरियात को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली वहाँ रहने के लिए, यकीनन उसके अंदर जो क्या आएंगे, न्यू कैरेक्टरिस्टिक आएंगे ड्यू टू द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे लेमार्क ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि लेमार्क बिलीव दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट की मीनिंग है, जैसे आप देखें ये नेक और जो 4 लेग्स हैं ये छोटी है, वक्त गुजरने के साथ जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हुई हैं तो लेग्स भी बड़े हुए और इसकी नेक भी बड़े हुए। टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए उनके यहाँ फिजिकल फीचर्स में चेंज या तब्दीली आई है। ठीक है, इस तरह से लाइक ये नंबर 1 पॉइंट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। नंबर 2 जो इसकी पॉइंट थी लेमार्किज्म की, वो थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जैसे in order to satisfy these new needs, organisms use some new organs persistently and disuse others। जैसे अगर चेंज एनवायरनमेंट के हवाले से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जिराफ जो है वो स्ट्रेच कर रही थी मुसलसल अपनी नेक को और लेग्स को, तो यानी इस आर्गन का मुसलसल वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो यानी जो आर्गन मुसलसल कंटिन्यूसली जिसका इस्तेमाल होगा तो उसकी वजह से जाहिर है कंटिन्यूस यूज की वजह से वो आर्गन जैसे इनलार्ज हुआ और स्ट्रेंथन हुआ, स्ट्रांग हुआ। तो इसी तरह से जो कंटिन्यूस यूज की वजह से स्ट्रेंथन एंड डेवलप्स एन आर्गन, डिसयूज की वजह से डीजनरेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द आर्गन हो जाती है। यानी मुसलसल अगर किसी आर्गन को हम डिसयूज करेंगे, इस्तेमाल उसका नहीं होगा, तो उसकी डीजनरेशन हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगा, उससे रिड्यूस्ड भी कहते हैं, उससे वेस्टिजियल आर्गन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड वेस्टिजियल आर्गन जो लाइक फुली डेवलप्ड नहीं होता है, फंक्शनल भी नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है, ऐसे आर्गन वेस्टिजियल आर्गन बन जाते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ सच चेंजेस प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेड्स, जो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस हो जाती है। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहाँ से आए थे? एक कंटिन्यूस यूज डिसयूज की वजह से और दूसरे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से आए थे। तो इसी तरह से लेमार्क ने जो एग्जाम्पल भी दिए थे कि यूज एंड डिसयूज के बाद लेमार्क बिलीव दैट सोन some organs which are more frequently used by an organism are developed and become strong। जो मुसलसल इस्तेमाल होंगे वो आर्गन स्ट्रांग होंगे, जो नहीं इस्तेमाल होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, डिमेंश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर अल्टीमेटली हो जाएंगे, आगे जनरेशन्स में नहीं आएंगे। तो ये यूज एंड डिसयूज की जो ऑर्गन्स का इफेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल भी दिए कैसे, जैसे एक ब्लैक स्मिथ है, जैसे मुसलसल अगर हैमर ये मारते हैं तो हैमर मारने की वजह से इनकी बिगर बाइसेप होती है, देन आर्म दैट वर्क्स द हैमर। इसी तरह से
यानी एक ऐसी आर्म जिसमें वो हैमर जैसे मुसलसल मार रहे हैं, तो वहां की जो बाइसेप मसल्स हैं वो बड़ी होती है। जिसमें बाइसेप का इस्तेमाल जैसे नहीं होता है, तो जाहिर है उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग और बिगर नहीं होती है। जिराफ स्ट्रेच इट्स नेक टू इंक्रीज लेंथ टू ईट लीव्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, तो जब कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक एंड, तो उसकी वजह से फोर लिम्ब भी आगे जो है उनकी साइज बड़ी होगी, नेक भी उनकी साइज बड़ी होगी। स्नेक्स विच लिविंग इन स्मॉल होल्स एंड क्रिविसेस हैव लॉस्ट देयर लेग्स। स्नेक्स जो जाहिर है जिनको खतरा था, डेंजर था, उनके भी कोई प्रीडेटर थे, उनसे बचने के लिए वो स्मॉल होल्स एंड क्रिविसेस में रहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनकी लेग्स मुसलसल डिसयूज होने की वजह से वो देन डिसअपियर हो गई। तो इसी तरह से यूज एंड डिसयूज की जैसे एग्जांपल दिए। उसके बाद यही कैरेक्टरिस्टिक जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे जो दीज मीन्स 1 एंड 2 नंबर वाले, 1 नंबर क्या था, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट था। 2 नंबर में क्या था, 2 नंबर में ये था कि लाइक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इनकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं हमें उन्हें कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दीज एडेप्टेशंस कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आई, या जो चेंजेस यूज या डिसयूज की वजह से जो चेंजेस आई, उन्हें हम कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। अक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से, जो लिमार्क की नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट्स की वजह से न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उसे हम कहेंगे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उनकी इनहेरिटेंस होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन होती है। सो सम न्यू जनरेशन शोस न्यू कैरेक्टरिस्टिक। जाहिर है उसके बाद जो भी न्यू जनरेशन आएगी उसके साथ उसके पास न्यू कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो उनके एंसेस्टर में नहीं थे, न्यू जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक आ गए। इसका मतलब ये है कि यानी एक थोड़ी सी एक नई स्पीशीज जो है इवॉल्व हो गई, एंसेस्टर से जो ऑफस्प्रिंग जैसे इवॉल्व हुआ न्यू कैरेक्टरिस्टिक के साथ, इसी तरह से उनमें भी आगे न्यू कैरेक्टरिस्टिक जैसे बने, तो वो भी आगे न्यू स्पीशीज हो गई। तो एवोल्यूशन इसी कहते हैं साइंटिस्ट, ये इस तरीके के तहत जो है ये एवोल्यूशन हुई है। तो इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ नेक एंड 4 लिम्स ऑफ जिराफ, जो इनके जो है हार्स लाइक एंसेस्टर से ड्यू टू कंटिन्यूस यूज की वजह से, जैसे उनके जो है स्ट्रेच मुसलसल नेक भी हुई है, लेग्स भी हुए तो बड़े हो गए। एवोल्यूशन ऑफ स्नेक के हवाले से लिजर्ड लाइक एंसेस्टर से ड्यू टू द डिसयूज ऑफ लिम्स। तो स्नेक्स ने मुसलसल लिम्स का इस्तेमाल नहीं किया तो वो डिसअपियर हो गई। इसी तरह से एवोल्यूशन ऑफ किवी का एग्जाम्पल है। किवी की जो विंग्स आपको पता है कि बहुत ही छोटी विंग्स हैं, वेस्टिजियल विंग्स है, स्मॉल विंग्स हैं, नॉन फंक्शनल विंग्स है। फुट ऑफ द मॉडर्न हार्स, हम इस पे आते हैं। मॉडर्न हार्स जैसे किसी जमाने में इनके जो एंसेस्टर थे उनके जो है ये डिजिट्स थे। आज जैसे मॉडर्न हार्स का फुट देखते हैं तो उसमें जैसे एक हूफ है, बाकी डिजिट्स कहाँ गई, बाकी जो उनकी फिंगर्स या टोज जैसे हम कहते हैं जनरली फिंगर्स या टोज, वो कहाँ गए। उसके हवाले से इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह से फुट ऑफ मॉडर्न हार्स इसकी जो एवोल्यूशन हुई है। वेब्ड फुट ऑफ डक एंड लॉस ऑफ टीथ इन वेल, ये सारे एग्जाम्पल मुसलसल डिसयूज की वजह से, कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से या यूज की वजह से जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक बने। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे ये स्नेक का एग्जाम्पल है कि स्नेक के एंसेस्टर जो लिजर्ड लाइक थे, ये क्रेविसेस है। क्रेविसेस की मीनिंग है धराड़े है, होल्स है। तो इनमें जो है इन लेग्स का मुसलसल इस्तेमाल ना होने की वजह से क्या हुआ, जैसे अभी भी जैसे अगर हम स्नेक की जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी जो है स्केलेटन को देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिडल्स मौजूद है, पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, इनकी बोन्स मौजूद है। तो ग्रिडल की बोन्स किस मकसद के लिए होती है, ग्रिडल की बोन्स होती है लिम्स अटैचमेंट के लिए। तो ये जैसे यहाँ पे बोन्स तो मौजूद हैं, ग्रिडल की बोन्स मौजूद हैं, बट लिम्स नहीं है, लेग्स नहीं है। इसका मतलब ये अगर जैसे हम अज्यूम करें कि स्नेक के मीन्स J1 से जैसे हम कहते हैं लेग नहीं है, तो फिर ग्रिडल बोन अभी तक क्यों आ रही है। इसका मतलब है ग्रिडल बोन्स का किसी एंसेस्टर में इनका यकीनन कोई रोल था। क्या रोल था उसके साथ, यानी लेग्स अटैच थे। इस वक्त जैसे लेग्स नहीं है, क्यों है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से
देन जो है लिजर्ड से अब जो है ये कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे स्नेक बन गया बिकॉज के कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से लिजर्ड, देन इनकी एवोल्यूशन हुई है तो उससे एक जैसे अब स्नेक के एंसेस्टर है वो लिजर्ड लाइक एंसेस्टर है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से इनकी लेग्स जो है मुसलसल इस्तेमाल में ना आने की वजह से अब ये नॉन फंक्शनल बन गए, रिड्यूस बन गए, वेस्टिजियल बन गए। और इस वक्त करंटली जैसे स्नेक है उनके यहाँ यकीनन इसमें जो है गिल्डल्स मौजूद है, लिम्स नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल कंटिन्यूस डिसयूज का है। इसी तरह से फुट ऑफ द हार्स, मॉडर्न फुट ऑफ द हार्स जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे थे, मॉडर्न फुट ऑफ द हार्स किसी दौर के अंदर जैसे फुट ऑफ द हार्स जैसे एक बोन है, खास तौर पे हार्स की बोन है जिसे कहते हैं स्प्लिंट बोन। स्प्लिंट बोन जो एक्चुअली मेटाकार्पल और मेटाटार्सल नंबर 2 एंड 4 है। जैसे देखें आप स्टूडेंट्स को यकीनन याद है, हमने जैसे बोन्स के हवाले से पढ़ा था मेटाटार्सल, मेटाकार्पल। जैसे अगर हम आम के हवाले से इस बोन का एग्जाम्पल ले तो मेटा टार्सल होगी या कार्पल होगी, ये अगर हम आम की बोन का एग्जाम्पल ले, टाइप करें आम या लेग, क्या होगा? मेटा कार्पल के हवाले से पूछा है आपसे, आम है लेग है? बस इतना ही बता दें, आम एग्जैक्टली मेटा कार्पल आम की बोन है और मेटा टार्सल होगी यकीनन लेग की बोन होगी। तो हार्स में जैसे मेटा कार्पल या मेटा, उसका जो तैदा बोन कौन सी बोन्स, मेटा कार्पल में भी 2 और मेटा और 2 एंड 4 और मेटा टार्सल की भी 2 एंड 4 बोन्स, उनके अंदर क्या इवॉल्व हुआ है या क्या चेंजेस हुए। जैसे अगर आप फिगर ए डायग्राम को देखें, जैसे ये 1 2 3 4 एंड 5 कौन सी, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये मेटा कार्पल है, कार्पल नंबर 2 और नंबर कौन सी, नंबर 4, 2 और 4। अब ए डायग्राम को देखें और आप डी डायग्राम को देखें, जैसे एवोल्यूशन हुई है उसके बाद जैसे डी डायग्राम को देखें। अब इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये देखें 2 नंबर और 4 नंबर किसी दौर में जैसे देखें इनकी जो है ये टोज कहें या डिजिट्स कहें या फिंगर्स कहें ये बड़ी थी। इस वक्त क्या है, हार्स का जैसे जो हूफ है एक्चुअली वो 3 नंबर है, मेटा कार्पल या मेटाटार्सल जो, और इसी तरह से 2 नंबर और 4 नंबर की बोन्स हैं, बहुत ही छोटी बोन्स हो गई हैं और इन बोन्स को हम कहते हैं स्प्लिंट बोन कहते हैं, जो किसी दौर में किसी हार्स के एंसेस्टर में उनके यहाँ जैसे ये बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जैसे टार्सल या बेटा कार्पल या बेटा टार्सल जिससे बोन थी, बड़ी बोन थी, अब वो छोटी हो गई है, उनकी साइज छोटी हो गई और इस बोन को हम कहते हैं स्प्लिंट बोन, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से, मुसलसल डिसयूज की वजह से। तो स्प्लिंट बोन कौन सी है इस वक्त करंटली, ये स्प्लिंट बोन है, स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हार्स है, जो इनके एंसेस्टर में ये 2 नंबर पे मेटा कार्पल और मेटा टार्सल की जो बोन थी वो बड़ी थी साइज, कंटिन्यूस डिसयूज की वजह से। देखें एवोल्यूशन के हवाले से साइंटिस्ट ये कहते हैं, एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं, तो 3 नंबर जैसे देखें इतनी वेल डेवलप्ड जैसे हूफ या खुर जिसे हम कहते हैं वो नहीं था हार्स का, कंटिन्यूस। देन जो आगे इस 2 नंबर और 4 नंबर की इस्तेमाल नहीं हुआ और ये इस जिस तरह से खुर बन गया है तो अब इनका इस्तेमाल नहीं है, तो ये भी एक जैसे डिसयूज की फीचर है, इसे हम कहते हैं स्प्लिंट बोन ऑफ द फुट ऑफ द हार्स। इसी तरह से जो वेल है उसके टीथ के हवाले से हमने डिस्कस किया था, अर्ली वेल जो थी उसके टीथ थे, अर्ली वेल के टीथ थे जिनके फॉसिल भी मिले, बट इस वक्त जो वेल है जैसे एक ऐसी वेल है जो जैसे मीन्स उनमें इतने टीथ नहीं है, बिगर टीथ नहीं है, अर्ली वेल के स्केलेटन फॉसिल उनके मिले हैं तो उससे पता चला है कि इसमें टीथ थे। इस वक्त करंटली जैसे उनके यहाँ इतने बड़े टीथ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इन टीथ का मुसलसल अगर डिसयूज किया इसने तो फिर ये टीथ जो है इसके रिड्यूस हो गए, अब जो है इसमें जो टीथ का कोई रोल या फंक्शन नहीं है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, like Lamarck believed that the characteristics which individual acquired during its lifetime were passed on to the offspring of the individual। ठीक है, जैसे लाइफ टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम का मतलब है ड्यू टू यूज एंड डिसयूज और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज या तब्दीली आती है उससे हम कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के पास जो ये कैरेक्टरिस्टिक थे जिनमें कोई चेंज या तब्दीली आई थी, और यही कैरेक्टरिस्टिक इन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था
कि लेमार्क की जो 3 पॉइंट है, जिसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच आर ऑफन इमर्ज बाय द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स या इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से भी ऐसे न्यू कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, थ्रू सेवरल जनरेशन दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर कंटिन्यूअसली इनहेरिटेड एंड एक्यूमुलेटेड। जैसे लेमार्क ने यही कहा था कि अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन ऐसे इसी तरह से अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, कौन से जो एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें यकीन एंसेस्टर्स और उनके जो डिसेंडेंट या ऑफस्प्रिंग में फर्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी, तो एक न्यू स्पीशीज जैसे इवॉल्व होती जाएंगी। तो यही इवोल्यूशन इस पैटर्न के तहत हुई है लेमार्क के अकॉर्डिंगली। ग्रेजुअली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड बी प्रोड्यूस्ड which would be better able to cope with the environment due to the inherited acquired characters। जैसे जिराफ का एग्जांपल लिया, ऐसी जिराफ जिसमें अगर फॉर एग्जांपल लेमार्क ने जैसे एक डिस्कस यही किया था, एक्सप्लेन यही किया था कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ के जो जितने भी अगर उसके एंसेस्टर थे उनमें ये फीचर ना आती, फॉर एग्जांपल कौन सी फीचर के नेक उसमें स्ट्रेचिंग ना होती या 4 लिम्स की स्ट्रेचिंग ना होती, क्या वो अदर जो जिसमें ना हो वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए काबिल थे या नहीं थे? यकीनन नहीं थे, बिकॉज वो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो मीन्स उस चेंज एनवायरनमेंट के हवाले से उनमें जो चेंजेस आई, कौन सी चेंजेस आई? नेक की स्ट्रेचिंग हुई है, 4 लिम्स की स्ट्रेचिंग हुई है। तो अब वो उस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी जो उसकी जो लाइक अपने रहने जिंदा रहने के लिए जो उसके रिसोर्सेज हैं, अगर वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें ऐसी चेंजेस आएगी, तो वो चेंजेस आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करते जाएंगे ग्रेजुअली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा? लाइक अब जो इवॉल्व हुआ है, जो जिसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो यानी एंसेस्टर में उनके नहीं थे, एंसेस्टर्स में नहीं थे। अब इनमें जो एक इवॉल्व हुए एक न्यू ग्रुप जिसके पास लिम्ब भी जैसे बड़ी है और नेक भी बड़ी हो गई है। अब ये क्या कर सकते? वुड बी प्रोड्यूस विच वुड बी बेटर एबल टू कॉप विद द एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट था? जिसमें बिग ट्रीज थे, जैसे बिग ट्रीज थे उनके लीव्स को खाने के लिए यकीनन उनके पास क्या होनी चाहिए थी? एक बड़ी नेक और 4 लिम्स भी बड़े होने चाहिए थे ड्यू टू इनहेरिटेड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एवोल्यूशन इन अदर वर्ड्स वुड अकर। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये एवोल्यूशन ये होती है, इस तरह से एवोल्यूशन होती है। इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उनके आर्गन्स के अंदर मुसलसल जैसे कंटिन्यूस यूज हुई, तो एक आर्गन ऐसे बने जो इनलार्ज हुए, बड़ी साइज हुई, और फिर आगे जाके एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का बना जो एंसेस्टर से टोटली डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। इस तरह से ये लेमार्किज्म की थ्योरी है। इसके ऊपर जो है काफी सारी जो डिस्कशन हुई, काफी सारे लोग जो है जो इन्होंने जैसे लाइक उससे डिसएग्री हुए, इसको किसने रिजेक्ट भी कर दिया था। बहरहाल हम पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से। सो एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स लॉन्ग नेक फ्रॉम द शॉर्ट नेक एंसेस्टर, ये एक एग्जांपल है। ईच जिराफ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वुड ट्राई टू रीच द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज एंड ईच एनिमल कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच इट्स नेक इन ऑर्डर टू अटेन हिज गोल। अब देखें ये सारी चीजें जैसे रीडिंग टाइप के जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, जैसे मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म एवोल्यूशन की क्या थी वो तो आपने सीख लिया है। जस्ट अब हम इसकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग ही जैसे कर रहे हैं, बिकॉज आप एक डायग्राम जैसे पहली डायग्राम देखिए, उसमें भी अब मुझे अंदाजा है कि आपने जैसे समझ लिया है कि ये क्या फिनोमेना था जो लेमार्क बता रहे थे। तो ईच एनिमल वुड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच इट्स नेक इन ऑर्डर टू अटेन इट्स गोल। गोल या मकसद इसका क्या था? मकसद था कि यानी लीव्स तक पहुंचा जाए और उन लीव्स को खाया जाए, ठीक है। इसी तरह से एज दीज इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स ऑफ द नेक स्ट्रेचिंग इन एक्वायर्ड कैरेक्टर थे वुड बी पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन। फिर वही सेम जो बड़ी या लंबी नेक वाली जो कैरेक्टरिस्टिक था वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आगे जो इनहेरिट हो गया। ईच ऑफ स्प्रिंग वुड बी born with slightly longer neck than those of the its parents। जैसे हर जनरेशन में ये हो रहा था कि एक जैसे नया जैसे ऑफ स्प्रिंग आ रहा था तो उसकी थोड़ी सी लंबी लंबी सी नेक थी, अगेन थोड़ी सी और उनमें लंबी नेक थी, तो आगे जाके एक ऐसी लाइक ग्रुप बन गया जिसकी बहुत ही बड़ी लंबी नेक थी, और उनके एंसेस्टर्स में देखा जाए तो ऐसी इतनी लंबी नेक वाली जो है फीचर नहीं थी, ट्रेट नहीं था। 10 लॉन्गर नेक जिराफ ग्रेजुअली इवॉल्व। इस तरह से जो है बड़ी नेक वाली जो जिराफ है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। ये लाइक सेम है,
जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है जिराफ की जो है 4 लिम्स ये भी बड़ी हो रही है, नेक भी लंबी हो रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनकी नेक भी लंबी हो गई और 4 लिम्स भी जैसे लंबी हो गई। किस मकसद के लिए? ताकि इसके ट्रीज को, लीव्स को खाया जाए। जैसे ये जो है लाइक यहाँ तक नहीं पहुंच सकती है, अब जो है इसके हवाले से जैसे अगर ये इन रिसोर्सेज को लेना चाहे तो यकीनन क्या होना चाहिए, इसकी जो नेक की साइज है ये इंक्रीज होनी चाहिए, 4 लिम्स है ये भी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से लांगर जो नेक है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लिमार्क जैसे इवॉल्व हुआ। एक और भी जैसे ये ओरिजिनल शार्ट नेक एंसेस्टर है, ये जैसे लीव्स देखें यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी लिम्स 4 लिम्स में भी स्ट्रेचिंग हुई है, नेक में भी स्ट्रेचिंग है, 4 लिम्स भी स्ट्रेचिंग और नेक में भी स्ट्रेचिंग होगी, तो फिर ये ट्रीज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जैसे वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें चेंजेस आती गई। और आज जो मॉडर्न डे लॉन्ग नेक जिराफ है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज की वजह से अकॉर्डिंग टू साइंस। अच्छा, तो हमारे जहन में ये होगा कि यहाँ पे जो नेक के अंदर जो वर्टिब्री होंगी जिन्हें हम कहें क्या कहेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्री कहेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्री है, इनका तादाद कितना होता है? कोई स्टूडेंट बताएंगे नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री? नंबर, सिर्फ तादाद बताए, सिर्फ तादाद बताए। 7, एग्जैक्टली 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। चाहे ये नेक स्मॉलर हो तब भी यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होगी, और ये जो इतनी बड़ी नेक हो गई तब भी इसमें जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, तो यानी इनकी जो है साइज बड़ी हुई है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी है। यहाँ पे भी जैसे स्मॉलर नेक की जो है यहाँ पे भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, और वहां पे जो लंबी नेक हो गई तब भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। वाई? बिकॉज जो मैमल्स होते हैं उनकी नेक के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट एक और हेडिंग में डार्विनिज्म के हवाले से। बट ड्रॉबैक्स ऑफ लिमार्किज्म, यानी ड्रॉबैक्स की मीनिंग है कि यानी ये कोई परफेक्ट कहे या कंप्लीट ऐसी थ्योरी कहे कि ऐसी नहीं थी, जरूर इसमें जो फॉल्ट थ्योरी में थे। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द लिमार्किज्म। जैसे हमारे जहन में, आप सबके जहन में ये होता है कि इसका जो है लाइक प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। जैसे कोई भी बात होती है साइंटिस्ट की तरफ से तो उसकी एक प्रूफ या एविडेंस में कुछ ना कुछ जो है एग्जाम्पल की सूरत में बताते हैं, दिखाते हैं कि जैसे साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से कोई भी नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लिमार्किज्म। द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज प्रोपोज्ड बाय लिमार्क हैज नो जेनेटिक बेसिस। जैसे वो कह रहा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते हैं, बट इसका जेनेटिक बेस यानी जैसे आपको बताया कि ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज इनहेरिटेड बाय द जीन्स, जीन्स के जरिए इनहेरिट होता है। तो ऐसा जेनेटिक बेस उसने बताया नहीं, जस्ट उसने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स के बारे में बताया था। सो एंड देयरफॉर कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब जेनेटिक बेस नहीं है किसी भी ट्रेट का तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट इनहेरिट ही नहीं हो सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसमिट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जरूरी नहीं है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट हो। जैसे ऑर्गन्स नॉट मॉडिफाइड बाय द विश और रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी है जैसे अगर कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म चाहे कि अभी फौरन मुझे मेरे पर लग जाए तो यानी वो विश के अकॉर्डिंगली उसमें ये इतनी बड़ी चेंजेस नहीं हो सकती है, या एकदम थोड़ी सी एक नीड आ जाए। जैसे हम कहें कि जैसे हमें ऐसी कोई मैकेनिज्म हो जाए कि जो हम डायरेक्टली जाए और वाटर में जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी बन जाए तो नहीं हो सकती है। विश विल रिक्वायरमेंट पे ऐसे जो है स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है। तो ड्रॉबैक में क्या था, एक इसके पास कोई प्रूफ नहीं था, दूसरा ये है कि जैसे कोई भी जेनेटिक बेस नहीं था जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में आए। कि जरूरी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉट नेसेसरी दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो, और ऑर्गन्स जो है कभी भी जैसे ऐसे मॉडिफाई नहीं होते हैं विश या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ये इसके जो है ड्रॉबैक्स है। ठीक है, अब और भी इसमें पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन जिसने बॉडी बिल्डिंग की या मसल्स बनाए हैं, तो क्या मसल्स बनाए तो रिपीटेडली यानी इस पे वर्क किया होगा, वर्कआउट किया होगा, तब जाके बॉडी बनी है। नेक्स्ट जनरेशन में उसकी जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे क्या वो भी बॉडी बिल्डर हो जाएंगे? नहीं। वाई? बिकॉज जब तक वो खुद अपनी बॉडी को यानी जो वर्कआउट नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी जो है नहीं बनेगी। इसी तरह से
इसी तरह से इसकी एक अपोनेंट, एक बहुत ही बड़ा अपोनेंट था जिसका नेम था वीजमैन, जिसने दी थी थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी, सेकंड नंबर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी थी। वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, माइस या चूहे जो होते थे उनकी एक्सपेरिमेंट के हवाले से लेबोरेटरी के अंदर, जैसे हर जनरेशन में उनके जो टेल्स को कट करता था, टेल्स को कट करता था, देखना ये उसको ये था कि अब नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा उनका ऑफस्प्रिंग आ रहा है जिसमें टेल नहीं है। एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, 40 जनरेशन तक, 40 जनरेशन तक ऐसी जो है टेल की कटिंग करता गया। बट हर बार जैसे जो नए ऑफस्प्रिंग उसमें प्रोड्यूस हो रहे थे उनमें टेल मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट इनहेरिटेड। कैरेक्टरिस्टिक में तब चेंज आती है जब जर्म सेल्स जो आगे एग और स्पर्म बनाते हैं उनमें जब तक चेंज नहीं आती है तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में चेंज या तब्दीली नहीं आएगी। इस वजह से इस थ्योरी का नेम रखा गया था जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। जर्मिनल रेफर्स टू जर्म सेल। जर्म सेल कौन से? एग और स्पर्म। जब तक एग सेल और स्पर्म सेल के अंदर कोई चेंज तब्दीली नहीं आती है, माइस की टेल भले जितनी जनरेशन तक आप कट करते जाए, हर बार भले कट करें तब भी जैसे एक नया ऑफस्प्रिंग उसमें से उसका औलाद बनेगा, उसका टेल जरूर आएगा, क्योंकि टेल के जीन तो उसमें थे। तो जब तक मीन्स एग और स्पर्म के अंदर चेंज या तब्दीली नहीं आएगी, जर्म सेल में कोई चेंज या तब्दीली नहीं आएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रेट इनहेरिट नहीं होगा। वीजमैन ने एक और जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज। जैसे औरतों के अंदर हजारों सालों से ये जो है ज्वेलरी पहनने के लिए यहाँ पे बोरिंग नोज के अंदर और ईयर्स के अंदर करती हैं ज्वेलरी आइटम पहनने के लिए। तो कोई भी जैसे उसने एग्जाम्पल लिया कि एक ऐसी औरत, ऐसी गर्ल, बेबी गर्ल जो पैदा नहीं हुई है जिसमें डायरेक्टली जैसे उनके नाक और कान के अंदर सुराख हो, यकीनन जो फिर क्या करना पड़ता है, जब भी ज्वेलरी पहनने का लाइक जब टाइम है या वो चाहे तो उस वक्त जो है नाक और कान के अंदर जो सुराख करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारे एसटीबी बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर तीसरा भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल ये है कि कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटीज के अंदर, कुछ रिलीजन्स के अंदर मेल बॉयज होते हैं, उनकी सर्कमसिशन की जाती है। सर्कमसिशन की मीनिंग होती है पेनिस की 4 स्किन को कट किया जाता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐसा अमल जो है वो भी हजारों सालों से जारी है। तो हर बार जैसे न्यू मेल बॉय जब उसकी बर्थ होती है तो उसके पेनिस में 4 स्किन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है कि लाइक एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं। तो इस तरह से वीजमैन की जो थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो इस मोर ओवर हमारे पीएमसी के सिलेबस में वीजमैन की थ्योरी भी इंक्लूड नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं। बट इसका जो रिजेक्शन के हवाले से जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि कौन कौन सी पॉइंट्स ऐसी थी जिसकी वजह से जो लिमार की थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई। लिमार की थ्योरी को किसने सबसे पहले जो रिजेक्ट किया है, उसने अपनी एक नई थ्योरी थी, वीजमैन ने नई थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी। जर्मिनल कंटिन्यूटी, जर्मिनल किसको शो कर रहा है? जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें एग और स्पर्म बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म सेल कहते हैं। तो उसके बाद जो तीसरी थ्योरी थी जिसका नेम था डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी, और इसके हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म या तनकीद भी हुई थी। जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कंट्रावर्शियल जो थ्योरी पेश की गई थी वो चार्ल्स डार्विन ने की थी, और ये हमारे टेक्स्ट बुक में शामिल है। एसटीबी में इसका थोड़ा सा कम पोर्शन है, बट एनटीबी या दूसरे बुक्स है उनमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। हम दोनों को ही देखेंगे। जैसे चार्ल्स डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन वाज ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था, यानी ये कोई बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसा नहीं पसंद है। ये कभी कभार सवाल भी आता है। ही वाज नेचुरलिस्ट, चार्ल्स डार्विन वाज नेचुरलिस्ट। इसने एक बुक लिखा जिसका नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर चार्ल्स डार्विन की जो है थ्योरी है, जिसे हम डार्विनिज्म कहते हैं, वो प्रोड्यूस की। जैसे लेमार्क ने भी बुक लिखा था फिलॉसफी जोलॉजिक, तो इसने भी एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसके अंदर थ्योरी कब लिखा था? 1859 के अंदर। इस थ्योरी की 5 फीचर्स है या पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 पॉइंट ओवर प्रोडक्शन, नंबर 2 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नंबर 3 वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नंबर 4 नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसके बाद नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज और ओरिजिन ऑफ
स्पीशीज। कभी कभार वेरी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि लाइक लेमार्किज्म थ्योरी जो है उसके अंदर कितनी पॉइंट्स हैं, तो डार्विनिज्म की थ्योरी की कितनी पॉइंट है। एसटीबी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 5 पॉइंट्स मौजूद हैं, 5 पोस्टुलेट्स, 5 पॉइंट्स हैं, इसकी फीचर्स है थ्योरी की। नेक्स्ट हम आते हैं कि डार्विन की थोड़ी सी अर्ली लाइफ है जो हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है। ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड यूके, और इसी तरह से जो है वेल्दी फैमिली के अंदर ये पैदा हुआ था। हिज फादर वाज प्रोमिनेंट फिजिशियन था, डॉक्टर था। और डार्विन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, किस पढ़ने के लिए, थियोलॉजी, एक जैसे लॉजिक का एक इल्म है थियोलॉजी, और जिसमें रिलीजन वगैरह इसके हवाले से जो स्टडी की जाती है थियोलॉजी से कहते हैं। इवन सो अटेंडेड मेनी लेक्चर्स इन बायोलॉजी एंड जियोलॉजी, पर इसने जो बायोलॉजी और जियोलॉजी के भी लेक्चर्स अटेंड किए थे। जैसे हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कभी कभार जैसे हम कहेंगे नहीं जाते हैं, साइड में एक प्री इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स भी लिए ली, कंप्यूटर साइंस की क्लास चल रही है तो वहाँ पे जाके ले ली। इसी तरह से इसने जो है लाइक जो बायोलॉजी एंड जियोलॉजी भी पढ़े थे। ही वाज 22 इन 1831, तो कब पैदा हुआ होगा? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आप बताएं कब पैदा हुआ होगा। जैसे कभी कभार स्टूडेंट है ना, कहते हैं हमारे बुक में इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हमें क्या पता कब ये पैदा हुआ था। अगर ऐसे सवाल भी होते हैं, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का नहीं बट काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं, कहते हैं हमारे बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा कहाँ है, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जेनेटिक्स में आएंगे तो आप कहेंगे ये कहाँ है लिखा, पढ़ा हुआ होता है। जशान साहब, कब आपके स्टूडेंट कह रहे हैं कि कब पैदा हुआ होगा? अल्लाह साहब, नो एग्जैक्टली है, ठीक है, आप तो बहुत ही एक्सपर्ट इंटेलिजेंट हैं। 1809 में पैदा हुआ था, यानी जब इसकी 22 ईयर से एज हुई थी तो 1831 हो गया था। व्हेन ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ नेचुरलिस्ट अब्रॉड ऑन द HMS बीगल। ये एक शिप का नेम था, HMS बीगल। जैसे हम देखते हैं ना कोचेस डिफरेंट सिटीज के दरमियान चलती हैं, उनके हर एक कंपनी का एक कोई नेम लिखा होता है, या और भी इस तरह से जो, तो HMS बीगल उस शिप का नेम था, जो ब्रिटिश नेवल शिप था, ब्रिटिश नेवल शिप था। जैसे आप देखें दौर कौन सा चल रहा था, 1831 दे 1900, तो वही दौर है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, जैसे आपने देखे कि लाइक वो इसी इंग्लैंड के जो अंग्रेज जो है यहाँ पे मौजूद थे, और दुनिया आधी से ज्यादा, दुनिया जो जितनी है उस पर इनकी हुक्मरानी थी, यूके की हुक्मरानी थी। वो क्या करते थे, लाइक जैसे नेवी के शिप उन्होंने भेज दिए, गए दुनिया की डिफरेंट लाइक कोस्टल एरियाज पे गए, वहाँ पे ज़मीन देखी, रिसोर्सेज देखे। एक्चुअली इनका मकसद वो होता था कि जैसे इनको रिसोर्सेज को जैसे कैसे कैप्चर किया जाए, कब्जा किया जाए, वहाँ पे हुक्मरानी की जाए। तो उसमें जो लाइक नेचुरलिस्ट या ऐसे लोग जैसे बिठाए हुए होते हैं कि हाँ हम इस मकसद के लिए आए, बट असल मकसद उसका कोई दूसरा था। तो इसी तरह से HMS बीगल जा रहा था, नेवल ब्रिटिश नेवल शिप था, अबाउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। यानी कब 1831 में गए थे, और तकरीबन 5 साल तक वो शिप वापस नहीं आया यूके के अंदर, घूमता रहा दुनिया की डिफरेंट कोस्टल कंट्रीज में, रीजन्स में। जब वापस आया चार्ल्स डार्विन, तो जाहिर है हमारे यहाँ क्या होता है कि हाँ जाएं आप घूम फिर के आए, और आपसे कोई भी हम नहीं पूछेंगे आपने क्या देखा। बट यहाँ पे जैसे उन्होंने हिसाब किताब लिया कि भाई आपको जो है 5 साल मुफ्त की ये जो सवारी दी थी, जाहिर है अब इसमें जो है खर्चा आपने किया था, तो आप हमारे लिए क्या काम करके लाए। तो ये तो नेचुरलिस्ट था, इसने जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी 5 सालों के अंदर, उस सारी ऑब्जर्वेशन को जैसे उसने कहा कि हाँ हमने ये चीज़ें देखी। तो इस तरह से जो इसकी थ्योरी आई थी, 1831 में गया था, और 1836 में 5 इयर्स की जो एक्सपीरियंस था। His major mission was to expand the Navy's knowledge of natural resources। यानी किसके, एक ब्रिटिश नेवल शिप था, उसका मकसद था कि दुनिया इसमें कहाँ कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है, फॉरेन लैंड्स है, कहाँ जो है उस जमीन पे दूसरे किसी कंट्री एरिया की उस पर कब्जा किया जाए, वो देखना था। इसी तरह से जो है ये डार्विन को साथ में एज ए नेचुरलिस्ट बिठाया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा वर्ल्ड मैप है जिसमें दिखाया गया है कि HMS बीगल का जो है सफर कहाँ से हुआ था। जैसे ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ब्रिटिश है, ब्रिटिश से जैसे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है, सबसे पहले डायरेक्ट साउथ अमेरिका की तरफ आए,
साउथ अमेरिका के बाद देन जो है इनकी कोस्टल एरिया, जैसे ये देखिए ये मेन लैंड है, ये मेन लैंड है और ये ब्लू कलर है, ये वाटर को शो कर रहा है। तो ये शिप था, तो यानी ये जा रहा था और आगे पीछे यहाँ पे घूम रहा था, घूमता घूमता फिर देन जो है लाइक जैसे ये इस एरियाज में चला गया और देन जैसे देखे ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और वहां से होता हुआ कैप ऑफ द गुड होप, फला फला इस तरह से होता हुआ और देन जो वापस यूरोप तक आया। तो यानी इसके सफर को तकरीबन 5 साल लगे और 5 सालों के अंदर जो इसकी जो एनालिसिस थी जो भी थी वो आके वापस अपनी थ्योरी की सूरत में इसने पेश की। कल हम इसकी थ्योरी की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट टाइम।